Hello students, today we are going to discuss lesson number 7, that is control and coordination. Now the very first topic of this particular lesson is stimuli. Now what is the meaning of stimuli? So the changes in the environment to which living organisms respond are called stimuli. अब देखो environment के अंदर अलग अलग टाइप के changes आते हैं and based on that changes living organism respond to those changes. Okay, living organism क्या करते हैं, वो उन changes को respond करते हैं. ठीक है, and this response is very much necessary, okay, for the coordination. अब ये stimuli कौन कौन से हैं? So these stimuli are heat, cold, sound, smell, taste, touch, pressure, gravity, water, etc. And living organism respond to stimuli in the form of body movement. और living organisms जो होते हैं वो इन stimuli का response किस तरीके से देते हैं? So they do this in the form of body movement. अपने body को movement कराकर ये stimuli को response देते हैं. Okay? First of all, coordination. So for a proper response to a stimulus, many organs in the body should work together. ये ऑर्गन जब बॉडी के अंदर एक साथ काम करते हैं ना, तो हम इसी को कोऑर्डिनेशन बोलते हैं. एंड व्हाई द वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल, सो दैट अ प्रॉपर रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस कैन बी प्रोड्यूस्ड. कि वॉट एवर एक्सटर्नल चेंजेस आर हैपनिंग इन द एनवायरमेंट, उसका हम रिस्पॉन्स सही तरीके से दे सके. दैट्स व्हाई ऑर्गन्स मस्ट वर्क इन ए प्रॉपर मैनर. ओके, और ये जो प्रॉपर मैनर में एक दूसरे के साथ ऑर्गन कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं, इसी को कोऑर्डिनेशन बोलते हैं. अब एनिमल्स के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कौन करता है? सो इन एनिमल्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज डन बाय द नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम. एनिमल्स के अंदर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन दो चीजों से होता है, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम. एंड प्लांट्स के अंदर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है बाय केमिकल सब्सटेंसेस, और इन केमिकल सब्सटेंसेस को प्लांट हार्मोन्स या फाइटो हार्मोन्स बोलते हैं. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स. नाउ से इन एनिमल्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज डन बाय नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम. अब उसमें से नर्वस सिस्टम कौन से पार्ट से बनता है, या विच ऑर्गन forms nervous system? तो brain, spinal cord and nerves, these three together consist nervous system. ठीक है. now नर्वस सिस्टम का सबसे पहला पार्ट है रिसेप्टर्स. रिसेप्टर्स मतलब रिसेप्ट या रिसीव करने वाले. तो रिसेप्टर्स आर द सेंस ऑर्गन विच रिसीव द स्टिम्युलाई. स्टिम्युलाई को रिसीव कौन करेगा? तो रिसेप्टर्स रिसीव करेंगे. फिर होगा क्या? They will pass the message to the brain or spinal cord. Obviously, heat, taste, smell, etc. चीजें सेंस करके ये करेंगे क्या? वो पर्टिकुलर मैसेज को वो ब्रेन तक या फिर स्पाइनल कोड तक ट्रांसफर करेंगे थ्रू सेंसरी नर्व्स. वहां पर वो ट्रांसफर तो करेंगे, बट वो किसके थ्रू ट्रांसफर करेंगे? सेंसरी नर्व्स के थ्रू. ठीक है. अब there are different types of receptors which are present in our body. For example, photoreceptors, these are present in the eyes. और ये क्या डिटेक्ट करते हैं? ये डिटेक्ट करते हैं लाइट को. फिर है phonoreceptors, they are present in the ears. और ये क्या डिटेक्ट करते हैं? ये डिटेक्ट करते हैं साउंड को. Then there are olfactory receptors, they are present in the nose and they detect smell. Then there are gustatory receptors, they are present in the tongue and they detect taste. Then there are tango receptors, they are present in the skin and they detect touch. रिसेप्टर्स के बाद है इफेक्टर्स. इफेक्टर्स मतलब कि बॉडी का जो पार्ट मूवमेंट दिखाए, ओके, दे आर इफेक्टर्स. तो इफेक्टर्स आर द मसल्स एंड ग्लैंड्स. ऑब्वियसली ब्रेन से और स्पाइनल कोड से जो सिग्नल आता है, तो रिस्पॉन्स हमारे बॉडी के जो हिस्से देते हैं ना, उनको इफेक्टर्स बोलते हैं. एंड दिस इफेक्टर्स आर द मसल्स एंड ग्लैंड्स which respond to the information from the brain and spinal cord through the motor nerve. Okay, remember the name of these two nerves. सेंसरी नर्व्स जो है, ओके, उसमें सिग्नल भेजते हैं रिसेप्टर्स, और मोटर नर्व्स के थ्रू इफेक्टर्स तक सिग्नल पहुंचते हैं. और इफेक्टर्स तक सिग्नल पहुंचाता कौन है? ब्रेन एंड स्पाइनल कोड. सेंसरी नर्व्स, they are the nerves which carry information from receptors to the brain and spinal cord. Okay, receptor में से brain और spinal cord तक information पहुंचती है through sensory nerves.
and motor nerves are the nerves which carry information from the brain and spinal cord to the effectors. ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कोड में से जो इंफॉर्मेशन पहुंचती है, ठीक है, इट गोज टू इफेक्टर्स थ्रू मोटर नर्व्स, मतलब कि सेंसरी नर्व्स की डायरेक्शन और मोटर नर्व्स की सिग्नल भेजने की डायरेक्शन दे आर ऑपोजिट। सेंसरी नर्व्स में से ब्रेन तक या स्पाइनल कोड तक, और स्पाइनल कोड में से या फिर ब्रेन में से मोटर नर्व्स के थ्रू इफेक्टर्स तक, यानी कि मसल्स या फिर ग्लैंड्स तक। ठीक है, human nervous system, and obviously there are parts of human nervous system. Okay, human nervous system consists of central nervous system and peripheral nervous system. Remember these two names. Okay, human nervous system जो है वो central nervous system और peripheral nervous system से बना हुआ होता है। The central nervous system consists of the brain and spinal cord. उसमें जो central nervous system है, ठीक है, उसमें क्या होता है, ब्रेन होता है और स्पाइनल कोड होता है। एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इट कंसिस्ट ऑफ द क्रेनियल नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द स्पाइनल कोड। ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्रेनियल नर्व्स होते हैं जो ब्रेन से आते हैं, एंड स्पाइनल नर्व्स होते हैं जो स्पाइनल कोड से आते हैं। नाउ सी हियर देयर आर द साइड व्यू ऑफ आवर ब्रेन and back view of our brain, and you can see that spinal cord is attached with our brain over here. Okay, आप देख सकते हो स्पाइनल कोड जो हमारे बैकबोन के बीच में, बैकबोन मतलब कि हमारा जो वर्टिब्रल है उसके बीच में यहाँ पर लाइनिंग है। Okay, this is the spinal cord. So this is the structure of the brain and how spinal cord is attached to it. अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ओके, उसमें क्रेनियल नर्व्स, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ नर्व्स। अब उसमें से जो क्रेनियल नर्व्स होती है दे गो फ्रॉम योर ब्रेन। उसकी शुरुआत कहां से होती है, हमारे ब्रेन से। ब्रेन से लेकर कहां तक, तो टू योर आईज, माउथ, ईयर्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ योर हेड। ओके, रिमेंबर क्रेनियल नर्व स्टार्ट्स फ्रॉम ब्रेन टू आईज, माउथ, ईयर्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ योर हेड। फिर है सेंट्रल नर्व्स। Central nerves are present in your brain and spinal cord. Okay, then there are peripheral nerves. It go from your spinal cord to your arms, hands, legs and feet. Peripheral nerves जो है वो हमारे spinal cord से शुरुआत होती है और जाता है arms, hands, legs and feet तक. And finally we have autonomic nerves. It go from your spinal cord to your lungs, heart, stomach, intestines, bladder and sex organ. ठीक है, autonomic nerve. अब देखो पेरिफेरल नर्व्स जिस हिस्से तक जाते हैं वो हमारे कंट्रोल में है। हम जब चाहे तब हमारे हाथों को, पैरों को, हथेलियों को हिला सकते हैं। ठीक है, बट ऑटोनोमिक नर्व्स जहां तक जाती है, फॉर एग्जांपल लंग्स, हार्ट, स्टमक, इंटेस्टाइन, ब्लैडर एंड सेक्स ऑर्गन, दीज आर नॉट इन आवर कंट्रोल, दे आर कंप्लीटली कंट्रोल्ड बाय आवर नर्वस सिस्टम। ठीक है, आप सोचकर डाइजेशन बंद नहीं कर सकते, आप खाली सोचकर अपने दिल का धड़कना बंद नहीं कर सकते। ठीक है, आप खाली सोचकर अपने लंग्स की एक्टिविटी को बंद नहीं कर सकते। ठीक है, रिमेंबर दैट देयर आर सर्टेन थिंग्स इनसाइड आवर बॉडी व्हिच आर इन आवर कंट्रोल, उसको हम वॉलंटरी एक्शंस बोलते हैं, एंड देयर आर सम एक्शंस इन आवर बॉडी व्हिच कैन बी नॉट कंट्रोल्ड बाय अस, इनको हम इनवॉलंटरी एक्शन बोलते हैं। अब हम कब से डिस्कस कर रहे हैं कि भाई ये यहाँ से सिग्नल भेजते हैं वहां पर, फिर ब्रेन से सिग्नल आते हैं, बट ये सिग्नल आते किसके थ्रू है। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिकल कंडक्शन जो होता है किसी भी घर का या फैक्ट्री का, हमको पता है वायर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट होती है। तो उसी तरह हमारे बॉडी के अंदर भी कोई ना कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जिसके थ्रू हम सिग्नल को ट्रांसफर कर सके, एंड दैट थिंग इनसाइड आवर बॉडी इज नर्व सेल और न्यूरॉन। न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। हमारे नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, एंड इट हैज अ सेल बॉडी कॉल्ड साइटोन कंटेनिंग ए न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ये इसका सेल बॉडी है, सेंटर में न्यूक्लियस है, आजू बाजू में साइटोप्लाज्म है। It has several branched structures called dendrites. Okay, dendrites कहाँ होते हैं? So this part, this branched part of neuron is called dendrite, and it has a long nerve fiber called axon. ये जो central part है इसका, okay, nerve fiber, उसको हम axon बोलते हैं, which is covered by a protective covering called myelin sheath. और axon के ऊपर एक protecting cover होता है, उसको हम myelin sheath बोलते हैं। And the junction between two neuron is called synapse. और दो न्यूरॉन के बीच का, फॉर एग्जांपल ये एक न्यूरॉन है, ओके, एज यू कैन सी ओवर है, दिस इज वन न्यूरॉन और उसके बाजू में दूसरा न्यूरॉन है। इसके बीच का जो कनेक्शन है, अब कनेक्शन इन द सेंस दे आर नॉट 100% अटैच्ड टू वन अनदर। एक न्यूरॉन और ये दूसरे न्यूरॉन के बीच में जो कनेक्शन है उसमें थोड़ा सा छोटा सा गैप होता है और उसी गैप को हम साइनेप्स बोलते हैं। ठीक है,
Messages pass through the nerve cell in the form of chemical and electrical signals called nerve impulse. और जो messages है वो nerve cell में pass जरूर होते हैं, okay, but they pass through two types of form, that is the chemical form as well as the electrical form, okay. मतलब कि chemical signals भी generate होते हैं as well as electrical signals भी generate होते हैं when message is transferred via neurons. द डेंड्राइट्स रिसीव द इंफॉर्मेशन, ओके, डेंड्राइट्स जो है वो इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं एंड स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल इंपल्स. फिर ऐसे टाइप का केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस होता है विच जनरेट्स एन इलेक्ट्रिकल इंपल्स विच पासिस थ्रू द एक्सॉन. और ये जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है ये एक्सॉन के थ्रू पास होता है. फिर यहाँ एंड तक पहुंचने के बाद it is once again converted into chemical signal. That chemical signal, okay, is received by dendrite, and then dendrite and the cell body converts chemical signal into electrical signal, and once again that information will pass in this particular direction. तो जैसे जैसे न्यूरॉन्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं वैसे कंटिन्यूअसली केमिकल टू इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल टू केमिकल, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल, ऐसे सिग्नल ट्रांसफर होते जाते हैं. बट दिस इज यूरी डायरेक्शनल, ठीक है. एक ही डायरेक्ट, ऐसा नहीं होता कि एक ही साथ जा भी रहा है सिग्नल और एक ही साथ आ भी रहा है सिग्नल, ठीक है. ब्रेन, द ब्रेन इज द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर इन द ह्यूमन बॉडी एंड इट इज प्रोटेक्टेड बाय क्रेनियम. कि ब्रेन जो है वो मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है ह्यूमन बॉडी का और ब्रेन को प्रोटेक्ट कौन करता है? क्रेनियम, ओके, जिसको हम खोपड़ी बोलते हैं वही क्रेनियम. इट इज कवर्ड बाय 3 मेम्ब्रेन्स कॉल्ड मेनिंजेस. ब्रेन जो है वो किससे कवर्ड है? सो देयर आर 3 मेम्ब्रेन्स व्हिच कवर द ब्रेन और उसको हम मेनिंजेस बोलते हैं, व्हिच इज फिल्ड विद फ्लूइड कॉल्ड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड. और मेनिंजेस के बीच में फ्लूइड होता है जिसको हम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं, व्हिच प्रोटेक्ट द ब्रेन फ्रॉम शॉक्स. और ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का काम क्या है? ये ब्रेन को शॉक से प्रोटेक्ट करता है. रिमेंबर, इट प्रोटेक्ट द ब्रेन फ्रॉम शॉक. सर पर कोई चोट लगती है तब ज्यादा गहरी चोट हमारे ब्रेन को ना पहुंचे इसके लिए देयर इज अ फ्लूइड पार्ट एंड दिस फ्लूइड इज कॉल्ड सेरिब्रोस्पाइनल fluid. And the brain has 3 main part, okay. brain के 3 main part होते हैं, they are the forebrain, midbrain and hindbrain, and obviously different part of the brain have different function. सबसे पहले forebrain है, तो forebrain consist of the cerebrum and olfactory lobes. ये forebrain जो है वो किससे बनता है? तो वो बनता है cerebrum and olfactory lobe, and it is the thinking part of the brain, okay. Understand, आप जब सोचते हो, whenever you are thinking something, then that is controlled by the forebrain and it controls voluntary action. आपकी जो voluntary actions जो है it is controlled by forebrain. मतलब कि जो action आपके control में है that is controlled by forebrain. It controls touch, smell, hearing, taste, sight, mental activities like thinking, learning, memory, emotions, etc. So these many things are there which is controlled by forebrain. Afterwards we have midbrain, and midbrain controls involuntary actions, means they control the actions which are not in control of you, okay. You cannot directly control these actions, but that is controlled by midbrain, as well as reflex movement of head, neck and eyes, etc. These are also controlled by midbrain. We will discuss later what is a reflex movement, okay, but that is controlled by midbrain. Then we have hindbrain, and hindbrain consists of cerebellum, pons and medulla. Finally we have hindbrain, और hindbrain किससे बनता है? तो it consists of cerebellum, pons and medulla. अब cerebellum controls body movements, balance and posture. इसमें cerebellum का काम क्या है? To control the body movement, balance and posture. Pons, it controls respiration, and medulla, it controls heartbeat, blood pressure, swallowing, coughing, sneezing, vomiting, etc. So as you have seen, 3 main part of the brain, different part of the brain controls different activity of the body. Means in short, if brain stops functioning, then our body will also stop its regular activities. Remember that, okay. Without the proper functioning of brain, 100% control and coordination of the body is not possible, okay. Here there is a diagram of brain. As you can see, there are different parts of the brain, okay. This is the midbrain, this is cerebellum, means this is the part of the hindbrain, and this is the part of the forebrain, okay. Spinal cord,
The spinal cord starts from the brain and extend through the vertebral column. As we have seen in the previous diagram, spinal cord की शुरुआत obviously brain से होती है. It is attached to the brain and extends through the vertebral column, और vertebral column के through एकदम center में से extend होता है, as you can see over here. It has 31 pairs of spinal nerves. Spinal cord के अंदर there are 31 pairs of spinal nerves. It carries messages to and from the brain. और ये मैसेजेस कहां से कहां तक कैरी करता है? ये ब्रेन से भी मैसेज लाता है और ब्रेन तक भी मैसेज पहुंचाता है. इट ऑल्सो कंट्रोल्स रिफ्लेक्स एक्शन. एंड यस, रिफ्लेक्स एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कोड. ठीक है. अब रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? ठीक है, तो रिफ्लेक्स एक्शन इज अ सडन, unconscious and involuntary response to the effectors to a stimulus. Okay, it is sudden unconscious response एंड इनवॉल्यूंटरी. आप चाहो या ना चाहो ये रिस्पॉन्स हो ही जाएगा. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, गलती से गर्मा गर्म पतेली को आपने तपेली को आपने हाथ लगा दिया. ठीक है, जिसमें गर्मा गर्म पानी भरा होता है, सडनली आप अपना हाथ वहां से हटा लोगे. ठीक है, दैट इज व्हाट रिफ्लेक्स एक्शन इज. बट इसमें होता क्या है, तो यहां पर देखो नीचे डायग्राम में मैकेनिज्म है पूरा. मान लो कोई मैच स्टिक जल रही है, मैच स्टिक के पास एकदम उंगली आ गई, तो जैसे उंगली बाजू में जाएगी यहां पर हीट डिटेक्ट होगी, तो ऑब्वियसली हीट विल बी डिटेक्टेड. और उसका जो हीट का जो सिग्नल है इंक्रीज इन टेम्परेचर का, ये सेंसरी न्यूरॉन है, उसके थ्रू जाएगा स्पाइनल कोड तक. कहां तक जाएगा? स्पाइनल कोड. फिर स्पाइनल कोड जो है इट विल सेंड मैसेज थ्रू मोटर न्यूरॉन. किसके थ्रू मैसेज भेजेगा? मोटर न्यूरॉन के थ्रू. और कहां पर मैसेज भेजेगा? वो हाथ पर. ओके, जैसे ही हाथ पर मैसेज आया कि भाई गरम गरम गरम, आप अपना हाथ वहां से एकदम सडनली ले लोगे, इसी को रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं. दिस सडन मूवमेंट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन. ठीक है. बट ये जो मैसेज का ट्रांसमिशन वाला जो हिस्सा है, ओके, ये जो पाथ है कि भाई मैसेज बना, फिर स्पाइनल कॉर्ड तक गया, फिर स्पाइनल कॉर्ड ने वापस मोटर न्यूरॉन के थ्रू मैसेज पहुंचाया, इसको हम रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं. दिस पाथ इज नोन एज रिफ्लेक्स आर्क and that is controlled by peripheral nervous system. Which nervous system? Peripheral. ठीक है. and CNS, that is central nervous system, वो impulse generate करता है कि भाई करना क्या है, डिसीजन क्या है, हाथ लेना है कि नहीं लेना. ओके, that particular part is controlled by central nervous system. ठीक है. We suddenly withdraw our hand if we suddenly touch a hot object. अगर हम suddenly गर्मा गर्म चीज को हाथ लगा दे, हम हमारा हाथ वहां से ले लेते, पता है हमें हाथ जल जाएगा. And in this reflex action, the nerves in the skin detect the heat and passes the message through sensory nerve to spinal cord. ठीक है, सेंसरी नर्व के थ्रू स्पाइनल कोड में मैसेज पहुंच जाता है. देन द इंफॉर्मेशन पासेस थ्रू द मोटर नर्व टू द मसल. फिर स्पाइनल कोड जो है वो मसल तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाता है थ्रू मोटर नर्व्स ऑफ द हैंड, एंड वी विथड्रॉ आवर हैंड, और हम सडनली अपना हैंड वहां से विथड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है. सो दिस इज द एंटायर रिफ्लेक्स एक्शन इन शॉर्ट. कई बार आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स जब है वो किसी के घुटने पर ऐसे हल्के से हथौड़ी मारते हैं तो ये पैर यहां से सडनली ऊपर आ जाता है. That is not in the control of that particular patient, but this is sudden response, और इसी को हम रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं. रिफ्लेक्स आर्क मैंने बोला, मैंने पाथवे के स्टिम्युलस मतलब चेंजेस इन एनवायरमेंट. एक केस में हीट बढ़ी, रिसेप्टर ने सिग्नल रिसिप्ट किया, सेंसरी नर्व्स के थ्रू स्पाइनल कोड तक पहुंचा, फिर स्पाइनल कोड ने मैसेज जनरेट करके मोटर नर्व्स के थ्रू इफेक्टर्स तक पहुंचा, मतलब कि मसल्स तक या फिर ग्लैंड्स तक, और रिस्पॉन्स आया हाथ हटाने का. तो ये जो पूरा का पूरा पाथ है इसको हम रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं. The pathway of reflex action is called reflex arc. Okay, the pathway is called reflex arc. And in a reflex arc, the stimulus is received by the receptors and it passes through the sensory nerves to spinal cord. Reflex arc के अंदर stimulus जो है, it is received by the receptors and it passes through the sensory nerves to spinal cord. And from the spinal cord, the information passes through the motor nerves to the effectors for the response. Okay. Whatever things is given in the diagram, the same thing is written in the above paragraph. Okay, you can make your own statement based on this diagram. Now we will discuss coordination in plant. चलो एनिमल्स के अंदर तो हमने देख लिया कि भाई किस तरीके से सारी चीजें काम करती है. Now let us discuss about the plant. So in plant, control and coordination is done by chemical substances. Obviously, plant does not have their brain. Okay, brain नाम का part plant या vegetation के अंदर नहीं होता. So there might be some way by which they can control and coordinate themselves.
So that is done by chemical substances. And which are these chemical substances? So they are known as hormones or phytohormones. Okay, and there are five main types of plant hormones. Okay, five main types of plant hormones are there. They are auxins, gibberellins, cytokinins, abscisic acid, and ethylene. सबसे पहले ऑक्सिन, तो दे हेल्प इन सेल डिवीजन, सेल एलोंगेशन एंड ग्रोथ. क्या ऑक्सिन का काम क्या होता है? सेल डिवीजन, सेल एलोंगेशन और ग्रोथ में मदद करते हैं. फिर है गिबरेलिन्स, दे हेल्प इन ग्रोथ ऑफ स्टेम एंड ब्रांचेस, ये स्टेम और ब्रांचेस के ग्रोथ में मदद करते हैं. फिर है साइटोकाइनिन्स, दे हेल्प इन सेल डिवीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट एंड सीड्स. विदाउट साइटोकार्मिन fruit and seeds cannot be formed. Okay, so cytokinin helps in cell division and formation of fruits and seeds. Then we have abscisic acid. They inhibits growth and affects wilting of leaves. Okay, ये growth को inhibit करते हैं. देखो, एक ट्री चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, बट उनकी जो लीव्स की साइज होती है वो उतनी ही रहती है, फिक्स होती है. ओके, फॉर एग्जांपल एक नीम का झाड़ भले ही कितना ही बड़ा हो जाए, उसके पत्तों की साइज है वो कोई पीपल के पेड़ जितने बड़े नहीं हो जाते, ना बनियन ट्री जितने बड़े पत्ते हो जाते हैं नीम के झाड़ के. ठीक है, एक रेगुलर नीम के झाड़ के पत्ते जितने बड़े होने चाहिए वो उतने ही बड़े होते हैं. ओके, दैट इज बिकॉज ऑफ एब्सिसिक एसिड, बिकॉज इट इनहिबिट्स ग्रोथ. इट डज नॉट अलाउ द लीव्स टू ग्रो देन इन सर्टेन साइज. उसी तरह फ्रूट्स ले लो, फ्रूट्स भी कोई ऐसे हद से ज्यादा बड़े नहीं हो सकते. आपको पता है मैंगो का, एक एप्पल का एवरेज साइज क्या है. ठीक है, फिर आपको कोई ऐसे वाटरमेलन जितना बड़ा मैंगो या वाटरमेलन जितना बड़ा कोई एप्पल या ऑरेंज नहीं दिखेगा. ओके, ऑरेंज है, फिर दूसरे फ्रूट्स है, उन सब की भी साइज का फिक्स होती है. फ्लावर्स है, उन फ्लावर्स की भी साइजेस फिक्स्ड होती है. तो एक पर्टिकुलर साइज तक पहुंचने के बाद फिर वो लीव्स हो, फ्लावर्स हो, ठीक है, फिर फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, उसका ग्रोथ रुक जाता है. दैट इज बिकॉज ऑफ द एब्सिसिक एसिड. And finally, we have ethylene. It helps in flowering and ripening of fruit. Without ethylene, flowering and ripening of fruit is not possible. मतलब कि झाड़ के अंदर ना फ्लावर्स आएंगे और वो फ्रूट होगा वो पकेगा नहीं. Ethylene is responsible for the blooming of flower inside a plant and ripening of fruit. Now see, plant also show movement. हाँ, प्लांट कोई एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जाते. दैट थिंग इज नॉट पॉसिबल इन प्लांट, बट दे डू शो मूवमेंट. दे शो मूवमेंट इन द फॉर्म ऑफ ग्रोथ. उसके स्टेम बढ़ते हैं, उसकी ब्रांचेस बढ़ते हैं, उसकी जो रूट्स है वो मूवमेंट शो करते हैं. ओके, बट देयर आर टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट इनसाइड प्लांट. दे आर ट्रॉपिक मूवमेंट एंड नास्टिक मूवमेंट. One by one we will discuss both of them. First of all, we will discuss tropic movement. So tropic movement are directional movement towards or away from the stimulus and it depends on growth. ट्रॉपिक मूवमेंट्स जो है दे आर डायरेक्शनल, या तो वो स्टिमुलस की तरफ जाएगा या वो स्टिमुलस से दूर जाएंगे. एंड इट डिपेंड्स ऑन द ग्रोथ. ट्रॉपिक मूवमेंट्स आर ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट. ओके, एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट. दैट इज फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, एटसेट्रा. द फर्स्ट इज फोटोट्रोपिज्म. फोटो मींस लाइट. ठीक है, तो इट इज द मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू लाइट. प्लांट का जो मूवमेंट है इन रिस्पॉन्स टू लाइट, दैट इज कॉल्ड फोटोट्रोपिज्म. एंड इफ इट इज टुवर्ड्स लाइट, इट इज कॉल्ड पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म. ओके, अगर प्लांट का जो मूवमेंट है वो लाइट की तरफ है तो उसको पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म बोलते हैं. ओके, एग्जांपल बेंडिंग ऑफ शूट टुवर्ड्स लाइट. शूट पार्ट जो होता है प्लांट का वो लाइट की तरफ बेंड करता है. एंड इफ इट इज अवे फ्रॉम द लाइट, इट इज कॉल्ड नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म. और अगर मूवमेंट लाइट से दूर है, okay, then that is called negative phototropism. For example, bending of root away from light. Okay, roots जो है वो लाइट से दूर भागते हैं. यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हो, जो शूट पार्ट है वो लाइट की तरफ मुड़ता है एंड जो रूट पार्ट है वो हमेशा लाइट से दूर जाने की कोशिश करेंगे. ठीक है, जियोट्रोपिज्म. जियोट्रोपिज्म इज द मूवमेंट ऑफ प्लांट्स इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी. ठीक है, जियोट्रोपिज्म जो है दैट इज द मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी. ग्रेविटेशनल फील्ड को किस तरीके का रिस्पॉन्स देते हैं प्लांट, दैट इज कॉल्ड जियोट्रोपिज्म. एंड इफ इट इज टुवर्ड्स ग्रेविटी, इट इज कॉल्ड पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म. ठीक है, ग्रेविटी की तरफ अगर प्लांट का मूवमेंट होता है देन दैट इज पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म. फॉर एग्जांपल डाउनवर्ड ग्रोथ ऑफ रूट. रूट हमेशा नीचे की तरफ ग्रो करने की कोशिश करते हैं. ओके, दैट इज geotropism, positive geotropism. And if it is away from gravity, it is called negative geotropism. शूट पार्ट ले लो प्लांट का, वो हमेशा ऊपर की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है, मतलब कि ग्रेविटी का विरोध करता है. जो शूट है वो अपवर्ड ग्रोथ इज देयर ऑफ शूट, दैट इज नेगेटिव geotropism. As you can see in the diagram, shoot part always grow in the upward direction and root part always grow into the downward direction, that is geotropism. फिर है chemotropism.
इट इज द मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू केमिकल स्टिम्युलाई। प्लांट का जो रिस्पॉन्स है विथ रिस्पेक्ट टू केमिकल स्टिम्युलाई, केमिकल चेंजेस के कारण, इसको केमोट्रोपिज्म बोलते हैं। फॉर एग्जांपल द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड्स द ओव्यूल। ओके, so as you can see in the diagram, स्टिग्मा के ऊपर दो पोलन ग्रेन चिपक गए। जैसे ही पोलन ग्रेन चिपक जाते हैं स्टिग्मा के ऊपर, सर्टेन काइंड्स ऑफ केमिकल चेंजेस हैपेंस ओवर हियर, और एक पोलन ट्यूब निकलता है दोनों पोलन ग्रेन में से। और ये पोलन ट्यूब जो है वो कहां पहुंचने की कोशिश करते हैं, ओवरी तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, ताकि वो एक सेल को फर्टिलाइज कर सके। ठीक है, फिर पोलन ग्रेन का जो सेंट्रल न्यूक्लियस होता है वो इस पोलन ट्यूब के थ्रू नीचे तक जाएगा, नीचे तक जाएगा, और यहां से वो एग के साथ जुड़ जाएगा। एंड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन दिस पर्टिकुलर फ्लावर विल स्टार्ट कन्वर्ट इनटू फ्रूट। जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तब तक वो फ्रूट में कन्वर्ट होना चालू होगा नहीं, बट दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ द केमोट्रोपिज्म, केमिकल चेंजेस का ये रिस्पॉन्स है। एंड फाइनली वी हैव हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रो मींस वाटर, प्लांट के प्रति वाटर के प्रति प्लांट का मूवमेंट कैसा होता है, दैट इज हाइड्रोट्रोपिज्म। तो सी, वाटर की तरफ हमेशा रूट्स बढ़ते हैं, क्योंकि प्लांट हमेशा अपने रूट्स को वो डायरेक्शन में ले जाते हैं जहां पर पानी ज्यादा होता है। ठीक है, तो हाइड्रोट्रोपिज्म इज द मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू वाटर, कि भाई वाटर को देखकर प्लांट जो है, मतलब कि वाटर के रिस्पॉन्स में प्लांट किस तरीके का मूवमेंट करते हैं, दैट इज हाइड्रोट्रोपिज्म। And next type of movement, that is nastic movement. Okay, see, tropic movement, they are directional. Nastic movement, they are not directional. Okay, which are neither towards or away from the stimulus. ना ये stimulus की तरफ होते हैं, ना stimulus से दूर होते हैं, and it does not depend on growth. Nastic movement growth related movement नहीं है। For example, if we touch the leaves of touch me not plant, its leaves fold up and droops down immediately due to the change in the amount of water in the leaves. अगर हम टच मी नॉट प्लांट के लीव्स को टच करें, इसके जो लीव्स है इट फोल्ड अप एंड ड्रूप्स डाउन, के फोल्ड हो जाते हैं और नीचे की तरफ झुक जाते हैं ड्यू टू द चेंज इन द अमाउंट ऑफ वाटर इन द लीव्स। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लीव्स के अंदर और उसके सेल्स के अंदर वाटर का अमाउंट चेंज हो जाता है। अगर सेल्स के अंदर वाटर का अमाउंट बढ़ जाएगा देन इट विल स्वेल, फूल जाएंगे, और अगर सेल के अंदर वाटर का अमाउंट घट जाएगा देन दे विल श्रिंक, एकदम सिकुड़ जाएंगे। And finally, we have endocrine glands in human beings. Now see, at a different stages of life in a human being, different types of chemical substances are secreted inside our body. Okay, and these different chemicals are secreted through glands, इनको हम endocrine glands बोलते हैं। The endocrine glands also help in the control and coordination, कि ये भी control और coordination के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। The endocrine glands produce chemical substances which help to control and coordinate various activities in the body. And these endocrine glands, they are very much important to control and coordinate various activities inside the body. And the endocrine glands in our body are, हमारे body के अंदर कौन कौन से endocrine glands हैं? Pineal, hypothalamus, pituitary, thyroid, parathyroid, thymus, adrenal, pancreas, testes, and ovary. One by one we will see different glands secreting different types of hormones. See, when we are frightened or angry, the adrenal glands produce more adrenaline hormone, which is sent through the blood to the heart, ribs, muscles, and diaphragm. जब हम बहुत ही ज्यादा डर गए होते या गुस्से में होते हैं तब एड्रिनल ग्लैंड हमारे बॉडी के अंदर एड्रिनलिन हार्मोन सीक्रेट करता है, प्रोड्यूस करता है ज्यादा, और ये ब्लड के थ्रू हार्ट तक, रिब मसल्स तक और डायफ्राम तक पहुंचता है। ठीक है, एंड दिस इंक्रीजेस ब्रीदिंग रेट, और जैसे ही एड्रेनलिन हार्मोन बढ़ा तो हमारा ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है, सो दैट इट कैन सप्लाई मोर ऑक्सीजन टू द मसल्स टू प्रिपेयर द बॉडी टू आइदर रन अवे और फाइट विद द एनिमी। और ज्यादा ऑक्सीजन से दो चीजें हो सकती है, या तो हम डर कर भाग जाएंगे तो भागने के लिए भी ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, या फिर हम गुस्से में आकर लड़ेंगे तो फाइटिंग करने के लिए भी ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। But this sudden increase of heart rate and sudden increase of supply of more oxygen, that is because of the adrenaline hormone. Next is iodine is needed by thyroid gland to produce the hormone thyroxine. Okay, iodine जो है वो थायराइड ग्लैंड को चाहिए ताकि वो थायरोक्सिन नाम का हार्मोन प्रोड्यूस कर सके। अब थायरोक्सिन का इंपॉर्टेंस क्या है, तो इट कंट्रोल्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स एंड हेल्प्स इन प्रॉपर ग्रोथ। मतलब कि थायरोक्सिन एक ऐसा हार्मोन है जो हमारे बॉडी के बैलेंस्ड ग्रोथ को प्रमोट करता है। अगर थायरोक्सिन हार्मोन ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हुआ या जरूरत से कम अमाउंट में प्रोड्यूस हुआ
तो जो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स का जो मेटाबॉलिज्म है वो हिल जाएगा, ओके, और हमारे बॉडी का जो ग्रोथ है वो सही तरीके से होगा नहीं। एंड इफ द डाइट इज डेफिशिएंट इन आयोडीन इट कॉजेज गोइटर, और अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी हुई तो गोइटर हो सकता है, मतलब कि हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो स्वेल हो जाएगा, सूज जाएगा, ओके, और वो सूजन गले में दिख के हमारा गला फूल जाता है ऐसा। The pituitary gland produces growth hormones. Then we have pituitary gland. They produces growth hormone. Obviously नाम में से ही पता चल गया कि भाई ग्रोथ रिलेटेड हार्मोन है तो ग्रोथ में मदद करते हैं ऑब्वियसली। डेफिशिएंसी ऑफ दिस हार्मोन इन चाइल्डहुड कॉजेज ड्वार्फिज्म। मान लो अगर ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी है, कमी है हमारे बॉडी के अंदर, देन इट विल कॉज ड्वार्फिज्म। एंड एक्सेस ऑफ दिस हार्मोन कॉजेज टोल ग्रोथ। और अगर मान लो जरूरत से ज्यादा है ग्रोथ हार्मोन हमारे बॉडी के अंदर तो हम कुछ ज्यादा ही लंबे हो जाएंगे। Then we have pancreas which produces the hormone insulin which control the blood sugar level. ओके ना, आपने नाम सुना होगा डायबिटीज। डायबिटीज मतलब क्या, कि भाई ब्लड के अंदर शुगर का लेवल बढ़ जाता है। बट नेचुरली ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर शुगर का जो लेवल होता है वो कौन कंट्रोल करता है, पैंक्रियास। एंड दिस पैंक्रियास प्रोड्यूसेस ह्यूमन इंसुलिन। ये इंसुलिन की मदद से ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, ठीक है। और अगर ब्लड शुगर लेवल बढ़ा then that is called diabetes, and a diabetic patient has to take insulin injection to control his blood sugar level. अब मान लो कि भाई चलो पैंक्रियास अपना काम सही तरीके से नहीं कर पा रहा है तो क्या होगा, तो हम डायबिटिक पेशेंट है और हमें इंसुलिन के इंजेक्शंस लेने पड़ेंगे। अंदर तो प्रोड्यूस हो नहीं रहा है तो बाहर से इंसुलिन हमारे बॉडी के अंदर, मतलब कि ब्लड के अंदर इंसर्ट करना पड़ेगा हमें, सो दैट ब्लड शुगर लेवल कैन बी कंट्रोल्ड। और अगर ब्लड का शुगर लेवल कंट्रोल नहीं होता then it can be very deadly, patient मर भी सकता है, ठीक है। The testis in males produces the hormone testosterone. Okay, मेल के अंदर टेस्टिस होते हैं, they produces testosterone, और ये टेस्टोस्टेरोन कंट्रोल्स द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म एंड चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी। ओके, टेस्टोस्टेरोन का काम क्या होता है, स्पर्म प्रोडक्शन को कंट्रोल करना, एंड इट आल्सो चेंजेस ड्यूरिंग द प्यूबर्टी पीरियड। प्यूबर्टी पीरियड से पहले स्पर्म प्रोड्यूस नहीं होते हैं। And the ovary in females produces the hormone estrogen which controls the growth of egg follicle. Egg follicle ऐसी चीज है, ओके, जो ओवरी के अंदर होती है जहां से एग रिलीज होते हैं, एग सेल्स जो होते हैं विमेन के बॉडी के अंदर वो। बट ये एग फॉलिकल का जो ग्रोथ है वो कौन कंट्रोल करता है, एस्ट्रोजन। मीन्स टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन दे आर वेरी मच रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द रिप्रोडक्टिव सेल्स ऑफ द बॉडी। अगर टेस्टोस्टेरोन या एस्ट्रोजन कोई भी अपना काम सही तरीके से ना करे, ओके, तो टेस्टोस्टेरोन की डिफॉल्ट के कारण स्पर्म सेल डिफॉल्ट हो सकते हैं और एस्ट्रोजन के डिफॉल्ट के कारण एग सेल के सेक्रेशन में कोई प्रॉब्लम आ सकती है। मींस अल्टीमेटली रिप्रोडक्शन प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम हो सकती है इफ एनी ऑफ दिस टू हार्मोन्स आर नॉट डूइंग दैट जॉब प्रॉपर्ली, ठीक है। तो दिस इज ऑल।